दौरान हमने जिक्र किया था कि स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है ये एक प्रीडिफाइंड होता है। मार्केट में उतार और चढ़ाव एक नेचुरल गिरावटें हैं, और मार्केट में जिस तरीके से एक रैली की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस चर्चा के दौरान हमने कहा भी था कि इन्वेस्टर को मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टेड होके बैठना है, और मार्केट में तेज़ी भी आएगी, और बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10 दिनों के बाद हम लोग जैसा आज चर्चा के दौरान बैठे हुए हैं, और इस 10 दिनों में लगभग सेंसेक्स में 3000 पॉइंट से ज़्यादा की एक बढ़त देखने को मिली है। और ये बढ़त जो है ये हमारे आत्मविश्वास को दिखाती है। हमारे आत्मविश्वास, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं सर हमारे आत्मविश्वास के, उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा है, मार्केट में इन्वेस्टर का रुझान देखने को मिला है। अगर हम एक डायरेक्ट कैश इनफ्लो की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि न्यू निवेशक, नए इन्वेस्टर मार्केट में बहुत तेज़ी से, और पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से, जैसा कि अगर हम बात करें कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, उसमें लगभग मार्केट में 1.42 कुछ करोड़ के नए डीमेट खुले थे। उसके बाद सेकेंड वेव में लगभग उसका 30% इंक्रीज होके आया, और पिछले 3 सालों में लगभग सर 2 गुना लगभग हो गया डीमेट का नया इन्वेस्टर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ गया। हमारे पास जो आंकड़े मिश्रा जी वो ये बताते हैं कि 4.5 करोड़ से ऊपर, लगभग 5 करोड़ के आसपास नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। उसमें सबसे खास बात यह कि देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में अकाउंट खोले हैं। और तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी मातृशक्ति है, जो कहते हैं, हमने पिछली बार भी बातचीत की थी कि जो महिलाएं घरों में पैसे की बचत करती थी, वो पैसे बचा के रखती थी कि कभी आड़े वक्त पर काम आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, अब वो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत के रूप में दिख रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम कह रहे थे कि हमारे पास मार्केट में एक डायरेक्ट कैश इनफ्लो तो बढ़ा ही, साथ में एक इनडायरेक्ट कैश इनफ्लो भी बहुत तेजी से देखने को मिला है। मार्केट में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, जिसका भी एक 10,000 करोड़ के मंथली उसकी मार्केट में फंड आने लग गया। उसकी वजह से मार्केट के दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, EPF है और NPF है और यूलिप प्लान वगैरह चलते हैं इंश्योरेंस के, इनके माध्यम से भी मार्केट में बहुत अच्छा फंड देखने को मिल रहा है। और इसी फंड की वजह से जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो मार्केट में एक बोलबाला हुआ करता था पिछले दशकों में, वो बोलबाला कम हुआ देखने को मिला है। मार्केट में हमारी डिपेंडेंसी खत्म हुई है, और मार्केट हमारा एक खुद की परचेजिंग पावर के भरोसे चलने लग गया। और उसी का नतीजा है कि आज के दिन भी हमारे मार्केट में एक अच्छी बहार देखने को मिली है, और हमारा मार्केट आज भी अच्छी ऊंचाइयों पे है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। छोटी मोटी जो गिरावटें होती हैं, लोग इसको करेक्शन की दृष्टि से ना देखें। हमारा ये कहना है कि जो गिरावटें होती हैं, लोग इसको परचेजिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखें। बाइंग अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखेंगे तो मार्केट में हमेशा एक नई ऊर्जा मिलेगी। मार्केट को देखते हैं अगर हम, तो ये चीज़ है। मैं पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में कि आखिर निवेशक किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में निवेश करें, क्योंकि IT सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके साथ साथ कोल माइंस की बात करें, जो सरकारी जो शेयर मार्केट शेयर की जो होते हैं उन पर किस तरफ जाए। क्योंकि बैंकों की हम बात करते हैं तो बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं उनके शेयर ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं SBI वगैरह, इनके शेयर जबकि ये ज़्यादा मजबूत है लेकिन ये ऊपर कम जाते हैं। मैं पूछूंगा कि आखिर ये क्या गणित है इस पर भी। लेकिन गुरुदत्त जी, बात यह है कि जो शेयर मार्केट में नए खिलाड़ी आए हैं, 4.5 करोड़ से ऊपर उनका आंकड़ा पहुंच गया है। पहले दिन से उनको घुट्टी में पिलाया गया है कि जब मार्केट नीचे जाए तो खरीदिए, जब करेक्शन हो तो खरीदिए। तो मुझे लगता है कि जब जब इस पर डिप आई है तब तब लोगों ने बिल्कुल टकटकी लगा के देखा है, और जैसी डिप आती थी थोड़ी देर के बाद मार्केट संभलना शुरू होता था। घंटे 2 घंटे तो गिरावट रहती थी, उसके बाद मार्केट संभलता था। पिछले जो बड़ी गिरावट आई थी जिसमें करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, वो दिन जरूर एक था जिस दिन मार्केट बहुत नीचे गया था, लेकिन उसके अगले दिन ही फिर एक तरह से मार्केट ने संभालना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय निवेशक है वो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहा है। उसको बता दिया गया कि आपको स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारना है, कवर ड्राइव कैसे मारना है। क्रिकेट के जो नियम होते हैं उनको जैसे बहुत ढंग से फॉलो करते हैं, वैसे लोग अब शेयर मार्केट के नियम को फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बताती है कि अगर करेक्शन होता है, मार्केट नीचे जाता है, तो यही टाइम है आपको पैसा लगाने का। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा तो आप समझ लीजिए कि खतरा है। जो दर्शक सुन रहे हैं वो जो
हमने सुना है, जो तजुर्बेकार लोग हैं वो बताते हैं कि अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो फिर आप समझ जाइए, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर ये हेल्दी मार्केट है। इसका मतलब है कि करेक्शन हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा, मार्केट कंसोलिडेट होगा और उसके बाद आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। आपकी राय, ये जो आज का दिन पहला दिन था 3 जनवरी, लेकिन शेयर बाजार में 2022 का पहला दिन 929 अंक ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने अपनी पूंजी में बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि जो एक तरह से संकेत मिल रहा है कि फरवरी तक आम बजट के पहले या उसके बाद शेयर मार्केट जो भी 18,000 के आसपास है, 17,000 से कुछ ऊपर, वो क्या 22,000 को छू लेगा? क्योंकि ये एक बड़ा फिगर है 22,000 का। आपकी राय? सर, जहाँ तक निफ्टी के 22,000 जाने का सवाल है, मुझे लगता है कि फरवरी थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर आप ईयर एंड तक टारगेट बनाएं तो हो सकता है कि अचीव कर पाएं। और सबसे बड़ी बात सर, इसमें आज की जो सबसे बड़ी बात ये रही कि ओमिक्रॉन को लेकर जो दुनिया भर में चिंताएं थी, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन का डेथ जो अनुपात है बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है। तो एक महामारी को लेकर जो एक डर पिछले 2020 में 2021 में फैला था, इस बार वो डर उतना ज़्यादा नहीं है कि ओमिक्रॉन को ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीमारी मतलब कि कोरोना के खात्मे का वो है, मतलब इसको माना जा रहा है कि भाई ये कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन है ये कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो उसको लेके सर एक सेंटीमेंट था। और दूसरी बात ये थी इसमें, मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा, वो जो सेकंड वेव आई थी महामारी की, जिसमें लोग डेल्टा प्लस जो इसका वेरिएंट आया था, तब सारे निवेशक इस बात का इंतजार ही करते रहे कि मार्केट नीचे कब आएगा। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वेव में नीचे आया था उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वो नीचे नहीं आया, तो कई शेयर मार्केट में जो निवेशक थे वो निराश हो गए थे कि इतनी खतरनाक वेव थी और मार्केट तो नीचे आया नहीं। बैंकों पे कम। बिल्कुल, आपने कहा कि शेयर बाजार जब नीचे आता है तो लोग डर जाते थे। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी, जब शेयर बाजार नीचे आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शेयर बाजार नीचे आ रहा है तो हमको शेयर खरीदना है। ये मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, यही भारतीय शेयर बाजार की ताकत हो गई है। आपकी राय? जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में दृष्टिकोण बदला है, इन्वेस्टर का दृष्टिकोण बदला है। दृष्टिकोण कैसे बदला है कि पहले लोग क्या करते थे, कुछ दशक पहले या कुछ समय पहले इन्वेस्टर क्या करता था, जब भी कोई गिरावट होती थी तो वेट एंड वॉच की दृष्टिकोण से देखता था, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाता था। आजकल क्या हो गया, मार्केट में पार्टली इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया चेंज हुआ है लोगों इन्वेस्टमेंट का। तो जहाँ भी थोड़ी सी गिरावट हुई, 200-500 पॉइंट मार्केट में गिरावट हुई और लोगों ने वहाँ अपना पार्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, दृष्टिकोण बढ़ा है और स्ट्रेटजी लोगों ने चेंज की है। और उसी का नतीजा है जो हमने पिछले कुछ एक एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट कोविड वेव में जब मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, लगभग निफ्टी ने लगभग 4,000 पॉइंट की गिरावट दी, और उसी का नतीजा उसके बाद जब हमारे से कोविड की सेकेंड वेव आई तो मार्केट में लोग उस गिरावट का इंतजार करते रह गए। जो अननोन इन्वेस्टर थे, जो नए इन्वेस्टर थे, वो लोग मार्केट में गिरावट का इंतजार करते रह गए और मार्केट 1000 पॉइंट भी ढंग से नहीं गिरा। और थर्ड वेव में जब ओमिक्रॉन का मार्केट में आया तो वो मतलब मार्केट ने जरा से भी मौका नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेटजी चेंज हुई है, लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है, लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी को वेट एंड वॉच की जगह पार्टली इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। धर्मेंद्र जी, एक बात जरूर मैं पूछूंगा कि लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं, आईटी सेक्टर में जाएं, कहाँ उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जाएं किधर? क्योंकि अब भारतीय बाजार का जो निवेशक है उसके पास अगर 50,000 रुपये भी है तो वो उस 50,000 रुपये की हफ्ते भर में खरीद फरोख्त करता है, उसको बेच देता है। यानी उस 50,000 में से वो चाहता है कि उसको हर महीने कम से कम 10-15,000 रुपये की इनकम हो जाए। वो 50,000 के शेयर खरीदता है, 1-2 दिन वेट करता है और 2-4-5 रुपये 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो शेयर को बेचकर पैसे कमा लेता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो डेली की बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मिड टर्म ट्रेडिंग करते हैं, अगर 15 दिन 20 दिन के लिए भी जो पैसा लगाते हैं और फिर उसको से कुछ चाहते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये कमा ले, उनके लिए कौन से शेयर आपको मुफीद लगते हैं अगले 15-20 दिनों की बात हम करें तो? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और सबसे पहले तो लोगों को, इन्वेस्टर को और नए लोग जो जुड़े हैं मार्केट में, उनको ये समझाऊंगा कि मार्केट को देखने का थोड़ा सा नज़रिया और बदलना होगा। मार्केट को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना होगा। अगर हमारे पास आज डेटा है, मैं अगर डेटा दिखा पाता तो डेटा के माध्यम से मैं ये दिखाने वाला था। मिश्रा जी, सब तरह के निवेशक आएंगे, लोग रोज भी करते हैं जी, मिड टर्म भी करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। तो जो लोग 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि 15 दिन में 10 दिन में अपना शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं और वो उस पर कमाते भी हैं। उनके लिए भी आपकी राय?
हाँ, हमारे पास राय है। हम लोगों को ये बताएंगे कि सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए दो माध्यम होते हैं मार्केट में, जो समझने के, मार्केट को देखने के, एनालिसिस करने के जो तरीके चल रहे हैं, प्रचलित हैं, वो दो तरीके हैं। एक फंडामेंटल है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सेक्टर और स्टॉक को ढूंढना है कि स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में परचेजिंग कैपेसिटी कहाँ है, वहाँ ट्रेंड लाइन क्या, सपोर्ट कहाँ है उसका, और ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम, सपोर्ट के माध्यम से हम, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम स्टॉक्स और सेक्टर को फिल्टर करते हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है। और दूसरे तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट का दूसरा तरीका अगर हम देखें कि हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से हम बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी की डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, और कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं, और कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर और उनके आगे आने वाले पॉलिसीज़ के माध्यम से हम कंपनी के बिजनेस स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपने सेक्टर का सवाल किया है, तो सेक्टर की बात अगर हम करें तो हमारे नज़रिए से अगर हम बताएं आपको, तो आईटी सेक्टर, जो अभी आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तेजी बरकरार रहने वाली है। आईटी सेक्टर के बाद अगर दूसरा कोई सेक्टर है तो एफएमसीजी सेक्टर है, जिसमें बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है आने वाले टाइम पे। मेटल सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो जो लोग ट्रेडर हैं या जो लोग वोलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, वो लोग मेटल और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आ सकते हैं। थोड़ा सा और एक दर्शक के नाते सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप स्पेसिफिक बताएं कि अगर वो ऑटोमोबाइल्स में आईटी सेक्टर में जाए तो किस तरह के शेयर में, आपने बता दिया कि कंपनी देखिए, मैनेजमेंट देखिए, तो किस तरह के शेयर में वो पैसा लगाएं। जैसे अगर कोई बात करता है कि आप टाटा मोटर्स में पैसा लगा दीजिए, ऑटोमोबाइल्स में, एल&टी में पैसा लगा दीजिए, अशोक लीलैंड में लगा दीजिए, या एलेंबिक में लगाइए, या विप्रो में, या इन्फोसिस में, तो कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें भरोसेमंद भी है और आपको दो पैसे उसमें मिलेंगे? ये बिल्कुल। आजकल क्या है, मार्केट में कुछ शेयर ऐसे एनालिसिस करके और अलग अलग तरीके से आते हैं सर, जो एक साल में या 2-4 महीनों में पैसे डबल ट्रिपल कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। और इन्वेस्टर के लिए हमारा सुझाव है कि पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स मोस्टली ऑपरेटर स्क्रिप्ट होती हैं, और ये शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑपरेटर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, टेक्निकली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे कि ब्लू चिप कंपनी है, जैसे आप अगर आईटी सेक्टर का हमने जिक्र किया था, तो आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी हम लोग विप्रो है, और इसके साथ में इन्फोसिस है, HCL टेक है, इन स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदने की राय हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स जो ब्लू चिप कंपनी है, जिनमें इन्वेस्टमेंट अच्छा है, जिनमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के हम लोग गाइडलाइंस पढ़ने को मिल जाती हैं आसानी से, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसे कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मार्केट में क्या है कि पेनी स्टॉक्स के लालच में नहीं आना चाहिए। मार्केट में आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें जिनके बारे में, जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर आप समझते हो, जिनका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छे बिल्कुल। मैं लेकिन एक बात बोलूंगा इसमें कि जो मैं अपने खुद का एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत संक्षेप में। मेरा बेटा है, वो उसने बीटेक किया हुआ है। एक उसने शेयर SBI में उसको दिखा कि शेयर IPO लॉन्च हो रहा है उसमें, उसका नाम था मरीन नॉलेज या नॉलेज मरीन, मैं तो ज़्यादा कुछ इसमें जानते हैं, लेकिन जो उसने कहा कि हम इसको शेयर क्या मैं बुक कर लूँ, लकीली उसको शेयर मिल गया। वो 35 रुपये का शेयर था, वो 150 रुपये का चला गया। अब इस तरह के शेयर ऐसे होते हैं कि किसी ने अगर बता दिया तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। इसलिए मिश्रा जी, हमारा सिर्फ बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन इसमें यह है कि जैसे आज लोग बात करते हैं कि विंध्या टेलीनेट का शेयर जो होता है वो बिरला की कंपनी है, और उसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरे साल में वो पैसा डबल हो जाएगी साल में।